हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग जेड डायनेस्टी। कहानी की शुरुआत में हमें कुंफू वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो कि बादलों में उड़ रहे होते हैं। इस जगह का नाम किंग यांग था जिसके अंदर एक कुंफू स्कूल था और ये सभी लोग इसी स्कूल के स्टूडेंट्स थे। यहाँ पर हम जैंग नाम के एक लड़के को देखते हैं। जैंग भी इस स्कूल का स्टूडेंट था, लेकिन जैंग बहुत कमजोर था। वो अपने सीनियर्स की तरह पावरफुल नहीं था, लेकिन जैंग दिल का साफ इंसान था, इसीलिए इसके सीनियर्स इसको पसंद करते थे और जैंग सभी लोगों के लिए खाना बनाता था। इन सब में एक टिया नाम की लड़की भी थी जो कि इनके मास्टर की बेटी थी और शायद जैंग टिया को पसंद भी करता था, लेकिन टिया उसे अपना भाई समझती थी और हमेशा उसका ख्याल रखती थी। अब डिनर के वक्त सब लोग जैंग से बातें कर रहे होते हैं क्योंकि 10 साल हो गए थे, लेकिन जैंग अभी तक अच्छा कुंफू वॉरियर नहीं बन पाया था। टिया हमेशा जैंग की ट्रेनिंग में मदद करती थी। वो जैंग से कहती थी कि उसको सारा ध्यान लगाकर अपनी एनर्जी को बाहर लाना होगा, लेकिन जैंग कभी फोकस ही नहीं कर पाता था। वो टिया की ब्यूटी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। तभी जैंग को याद आता है कि आज से 10 साल पहले इसी दिन इसके माता पिता को मार दिया गया था। ये सुनकर टिया जैंग को उसके गांव ले जाती है। जैंग टिया को बताता है कि जब वो 10 साल पहले बचपन में अपने घर वापस जा रहा था तो उसके घर के पास बिजली का एक घेरा बना हुआ था। जैंग के फादर जो कुंफू मास्टर थे वो किसी डीमन से लड़ रहे थे और उसने मास्क पहना हुआ था। उन्होंने डीमन को हरा भी दिया था, लेकिन लास्ट में उस डीमन ने उनके ऊपर थंडर वाला वार किया और सब खत्म हो गया। वो बताता है कि सुबह मैं और मेरा दोस्त जागे तो गांव के सारे लोग मारे गए थे, जिन लोगों में उसके माता पिता भी शामिल थे। जैंग ने तभी कसम खाई थी कि वो अपने माता पिता की मौत का बदला जरूर लेगा और उसी समय जैंग कुंफू मास्टर का स्टूडेंट बन गया ताकि वो अपने माता पिता का बदला ले सके। जिसके बाद से जैंग स्कूल में है। जैंग टिया से बताता है कि 10 साल हो गए, मुझको अभी भी पता नहीं चला गांव वालों की मौत का जिम्मेदार कौन था। जिसके बाद अब हम स्कूल को देखते हैं जहाँ सारे कुंफू मास्टर इकट्ठे हुए थे और उनमें एक लेडी मास्टर भी होती है जो सिर्फ लड़कियों को ही अपना स्टूडेंट बनाती थी। और यहाँ पर ये सब लोग कुंफू कॉन्टेस्ट की बातें करते हैं जिसमें सभी स्कूल के स्टूडेंट हिस्सा लेने वाले थे। तभी वो लेडी मास्टर भी कहती है कि उनकी एक स्टूडेंट लू भी इसमें हिस्सा लेगी और उसे जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब रात में सब लोग चुपके से लू की ट्रेनिंग देखने जाते हैं। लू बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों की वजह से जैंग उसके सामने गिर जाता है और यहाँ पर लू जैंग को सजा देती है जहाँ वो उसके ऊपर खुजली वाले इंसेक्ट्स को छोड़ देती है। रात को टिया जैंग की बॉडी पर एक ऑयल लगाती है जिससे जैंग की बॉडी को रिलीफ मिलता है और ये ऑयल बड़ी मुश्किल से मिलता था। टिया फिर भी इसको ढूंढ लाई थी। अब जैंग ही समझ जाता है कि शायद टिया भी उसको पसंद करती है। अगले दिन जैंग नदी पर जाता है और किसी को आवाज लगाता है। उस नदी में से एक बड़ा सा ड्रैगन बाहर निकलता है। जैंग कभी कभार इस ड्रैगन से मिलने आता था और इसके लिए बहुत सारा खाना भी लाता था। जैंग अब उस ड्रैगन को बताता है कि वो टिया को प्रपोज करने वाला है। दूसरी ओर टिया अपने फादर की कुंफू की सारी किताबें जैंग को लाकर देती है क्योंकि वो चाहती है कि कॉन्टेस्ट से पहले जैंग एक अच्छा कुंफू वॉरियर बन जाए। जिसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। तभी जो उसके पास लॉकेट था वो चमकने लगता है जिसको उसके फादर ने दिया था। उन्होंने इसे बताया था कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये स्टोन तुम्हें अपने कंट्रोल में भी कर सकता है, इसीलिए तुम्हें इस स्टोन को एक गहरी खाई में फेंकना होगा। तभी से ये स्टोन जैंग के पास था और अब फाइनली वो इस स्टोन को फेंकने चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक मंकी आकर जैंग को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है और वो उसके पीछे ही पड़ जाता है। वो मंकी जैंग से उस स्टोन को लेने के लिए उसके पीछे भागता है, जिसकी वजह से जैंग एक गहरी नदी में जा गिरता है जहाँ पर वो डूबने लगता है, लेकिन वो स्टोन उसे पानी से बाहर ले आता है। लेकिन बाहर निकलते ही वो मंकी दोबारा जैंग पर हमला करता है और उसको काट लेता है, जिससे जैंग के हाथ से खून निकलने लगता है। लेकिन देखते ही देखते वो स्टोन उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी नदी की गहराई से एक मिस्टीरियस स्टिक बाहर निकलती है और जैंग का स्टोन इस स्टिक में जाकर मिल जाता है, जिससे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टिक तैयार हो जाती है जिसका नाम ब्लड सकिंग बीड है। वही सभी मास्टर भी इस इंसिडेंट को दूर से देख रहे होते हैं। वो सब बात कर रहे होते हैं कि शायद ब्लड सकिंग बीड फिर से दिखाई दी है और अब घोस्ट किंग इसको लेने जरूर आएगा। दूसरी ओर हम यहाँ पर घोस्ट किंग और कुछ डीमंस को देखते हैं। घोस्ट किंग अपने एक साथी को इस स्टिक को लेने भेज देता है
अब जैंग को दिखाया जाता है जहां फिर से वो मैजिकल स्टिक जैंग के पास आ जाती है और वो मंकी को दलदल में धंसने से बचाता है, जिससे वो मंकी अब जैंग को परेशान करना भी बंद कर देता है। जिसके बाद एक अनजान लड़की जैंग पर अटैक करती है और उस मैजिकल स्टिक को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर लू और टिया आ जाती है जो जैंग को बचाने की कोशिश करती है, जिन्हें देखकर वो लड़की वहां से भाग जाती है। तभी जैंग इस बात को नोटिस करता है कि जिस हाथ पर मंकी ने काटा था वो अब बिल्कुल ठीक हो गया है। अब इस बात का ये मतलब था कि इस स्टिक में हीलिंग पावर भी है, लेकिन जैंग इस मैजिकल स्टिक के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। नेक्स्ट डे जब जैंग सो रहा होता है तब वो अनजान लड़की फिर से आती है और फिर से उस स्टिक को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उस स्टिक को चुराकर भागती है वो स्टिक दोबारा उसको खींचकर वापस जैंग के पास ले आती है और ये सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये स्टिक जैंग से जुड़ गई हो। इसी तरह सुबह हो जाती है और वो लड़की जैंग के जागने पर वहां से भाग जाती है। अब जैंग के मास्टर उसको बताते हैं कि वो भी इस कुंफू कंपटीशन में हिस्सा लेगा। इस न्यूज को सुनकर जैंग बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी जैंग का दोस्त भी वहां पर आ जाता है जो कि कंपटीशन से जुड़ी कुछ खबर लाया था और यहाँ पर हमको पता चलता है कि शायद टिया जैंग के दोस्त को पसंद करती है और जब जैंग टिया और अपने दोस्त को एक साथ देखता है तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग उसकी तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। वो लोग दरअसल उसी अनजान लड़की के पीछे भाग रहे थे और इन सब को देखकर जैंग भी वहां से भागने लगता है। वो भागते भागते एक पहाड़ के नीचे छुप जाता है और अब वो लड़की दोबारा उस मैजिकल स्टिक को चुराकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्टिक उस लड़की को बेहोश कर देती है। अब शाम को जैंग उसके लिए खाना बनाकर लाता है, जहां वो लड़की जैंग को मारने के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन जब वो जैंग से बात करती है तो अपने प्लान को बदल देती है और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब वो उसको नहीं मारती। जिसके बाद अगले दिन कंपटीशन शुरू हो जाता है और सभी स्टूडेंट्स जमा हो जाते हैं, जहां पर मास्टर उनको बताते हैं कि उनमें से सिर्फ 63 स्टूडेंट्स को ही बॉल के जरिए सिलेक्ट किया जाएगा और जिसके पास भी नंबर 1 बॉल होगी वो सीधा सेकंड राउंड में चला जाएगा। अब बॉल्स को पकड़ने के लिए सभी कुंफू वॉरियर्स उड़ने लगते हैं, लेकिन जैंग उड़ नहीं सकता था। तभी उसको एक बॉल जमीन पर पड़ी हुई मिलती है। इससे पहले जैंग उस बॉल को उठाता ल्यू अपनी बॉल से उस बॉल को बदल देती है, जहां पर जैंग को पता चल जाता है कि उसको नंबर 1 बॉल मिली है। अब उसे इस कंपटीशन में लड़ना नहीं पड़ेगा। जिसके बाद वो लू से पूछता है कि उसने उसको नंबर 1 बॉल क्यों दी, जिस पर लू उसको जवाब देती है कि वो लड़कर आगे बढ़ना चाहती है, ना कि लक के भरोसे। अब राउंड नंबर 1 शुरू होता है और आधे स्टूडेंट्स एलिमिनेट हो जाते हैं। वहीं अब ल्यू इस कंपटीशन को जीतने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी, जिससे उसकी बॉडी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, जिस पर उसकी मास्टर उससे कहती है कि वो राउंड 2 में हिस्सा ना ले, लेकिन ल्यू इस बात को नहीं मानती। तभी उसकी मास्टर उसको एक मेडिसिन देती है जिससे वो जल्द ही हील हो जाती है। अब राउंड 2 में जैंग की भी फाइट होती है, लेकिन उसकी स्पीड देख सामने वाला खुद ही बेहोश हो जाता है, जिस वजह से जैंग जीत जाता है। अब रात को डिनर करते वक्त उसको पता चलता है कि उसके स्कूल से टिया और उसके अलावा कोई भी स्टूडेंट आगे नहीं जा सका, लेकिन वो सभी जैंग के लिए बहुत ज्यादा खुश थे। अगले दिन कंपटीशन में जैंग की फाइट उसके दोस्त से और लू की फाइट टिया से होती है। यहाँ जैंग अपने दोस्त के साथ बहुत अच्छी फाइट करता है और उसको हरा देता है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद जैंग ने अपनी मैजिकल पावर्स को छुपाया हुआ था और जैंग बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। अब जैंग को भी अपने दोस्त की बात बुरी लग रही थी, क्योंकि वो स्टिक की वजह से ही जीत रहा था। जिसके बाद वो उस स्टिक को दूर फेंक देता है, जबकि दूसरी ओर लू टिया को फाइट में हरा देती है। और अब जैंग के मास्टर भी उसको डांटते हैं, क्योंकि उसने अभी तक भी अपनी इस पावर के बारे में किसी को नहीं बताया था। जिसके बाद जैंग का मंकी रात को उसे नदी के किनारे ले जाता है, जहाँ पर लू बेहोश पड़ी हुई थी, जो कि बहुत ज्यादा सख्त ट्रेनिंग की वजह से इंजर्ड हो गई थी। जैंग लू को उसकी मेडिसिन देता है, जिससे वो ठीक हो जाती है। यहाँ लू भी शायद जैंग को पसंद करने लगी थी, क्योंकि अगले दिन दोनों के बीच में फाइट थी, लेकिन फिर भी जैंग उसको यहाँ पर बचाने आया था। अगले दिन जैंग के मास्टर उससे कहते हैं कि वो यहाँ तक इस कंपटीशन में आगे आया, ये बात इनके स्कूल के लिए बहुत बड़ी है। वो बोलते हैं कि अब जैंग जीते या हारे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो यही चाहते थे कि जैंग को इस फाइट में ज्यादा चोट ना लगे। जिसके बाद जैंग और लू की फाइट स्टार्ट हो जाती है। जैंग अपने स्टिक के बगैर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, वो बुरी तरह से इंजर्ड भी हो गया था, लेकिन फिर भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। लू उस पर दोबारा अटैक करती है। अब जैंग की स्टिक उसके पास वापस आ जाती है। जैंग जो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था वो वापस से ठीक हो जाता है और अब वो लू को फाइट में हराने लगता है।
उसके स्टिक को मास्टर भी पहचान लेते हैं कि ये ब्लड सकिंग बीट है। फाइट के अंत में ज़ैंग इस फाइट को जीत ही गया था, लेकिन वो लू को और ज्यादा इंजर्ड नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जानबूझकर हार जाता है। दूसरी ओर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि मैजिकल स्टिक को चुराने में नाकामयाब हो गई थी, जिसके बाद अब घोस्ट किंग सभी डीमंस को अर्थ पर भेज देते हैं और यहाँ पर हम पपेट डेमन को देखते हैं जो सभी कुंफू वॉरियर्स को कंट्रोल करके मार देता है। जिसके बाद हम एक और डीमन को देखते हैं जो सबको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और ऐसे ही करके कुछ और डीमंस भी वहां पर आ जाते हैं जो सभी स्टूडेंट्स को मारने लगते हैं। यहाँ पर मास्टर को पता चलता है कि ज़ैंग इविल कुंफू का यूज कर रहा था और अब उसको मार देना चाहिए क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ था और डेंजरस भी। तभी ज़ैंग का दोस्त यहाँ पर खबर लेकर आता है कि घोस्ट किंग के डीमंस ने सब पर अटैक कर दिया है, जिसके बाद ज़ैंग को मास्टर कैद करके चले जाते हैं। लेकिन तभी वो अनजान लड़की अपने मैजिक से ज़ैंग को यहाँ से आजाद कर देती है और उसे घोस्ट किंग के पास ले जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि उसके फादर थे। वहां पहुंचने पर घोस्ट किंग ज़ैंग से उस मैजिकल स्टिक को छीन लेता है, लेकिन उस स्टिक में ज़ैंग का खून था, इसीलिए वो दोबारा उसके पास चली जाती है। यहाँ घोस्ट किंग ज़ैंग को मारने लगता है, तभी उसकी बेटी उसको रोक लेती है, लेकिन घोस्ट किंग अपनी बेटी को ही बेहोश कर देता है। अब घोस्ट किंग और ज़ैंग में फाइट होने लगती है। ज़ैंग को बचाने के लिए सभी मास्टर्स और स्टूडेंट्स आ जाते हैं। सभी कुंफू वॉरियर्स घोस्ट किंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन घोस्ट किंग उनको मारते जा रहा था। इधर टिया और लू भी उस लड़की से फाइट कर रहे थे, लेकिन ज़ैंग इस लड़की को बचाने की कोशिश करता है पर वो इंजर्ड हो जाती है, जिसके बाद सभी मास्टर अपनी थंडर वॉर से घोस्ट किंग पर अटैक करते हैं। तभी ज़ैंग को याद आता है कि उस दिन भी उसके गांव पर ऐसी बिजली चमक रही थी जब 10 साल पहले उसके माता पिता और गांव वालों की मौत हुई, जिसके बाद वो सभी मास्टर के साथ मिलकर घोस्ट किंग को हरा देता है। घोस्ट किंग जाते हुए कहता है कि ज़ैंग के पास एक इविल वेपन है जो कि ज़ैंग को अपने कंट्रोल में करके तुम सबको मार देगी, जिसके बाद सभी मास्टर्स ज़ैंग पर अटैक करते हैं, लेकिन ज़ैंग उन सबको हरा देता है। अब ज़ैंग उस स्टिक के कंट्रोल में आकर पूरी तरह से इविल हो गया था। ज़ैंग को ये भी समझ आ गया था कि इन मास्टर्स में से किसी एक ने ही उसके माता पिता को मारा था, जो कि उस दिन इनके गांव में ब्लड सकिंग बीट को लेने आया था, और वो अपने ही मास्टर को मारने जाता है, लेकिन टिया बीच में आ जाती है। अब टिया ज़ैंग को वापस लाने की कोशिश करती है और ज़ैंग टिया की बातों से दोबारा कंट्रोल में आ जाता है। वो लू के पास जाता है और उससे बोलता है कि वो उसको मार दे, और लेडी मास्टर की बात सुनकर लू उस पर अटैक कर देती है, लेकिन ज़ैंग के सीनियर मास्टर उसके आगे आकर ज़ैंग को बचा लेते हैं और खुद मारे जाते हैं। अब लास्ट में लू भी ज़ैंग को नहीं मारती और कहती है कि वो कहीं दूर चला जाए। ज़ैंग उस लड़की को लेकर वहां से चला जाता है जो कि घोस्ट किंग की बेटी होती है और शायद उससे वो स्टिक लेने आई थी, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी से हमको सीखने को मिलता है कि कभी कभी आंखों देखी चीजें भी सही नहीं होती। ज़ैंग के साथ भी ऐसा ही हुआ। ज़ैंग ने सोचा कि जिन्होंने उसके माँ बाप को मारा वो लोग बुरे लोग थे, लेकिन असल में उसके पिता घोस्ट किंग थे जिनसे दुनिया को बचाना बहुत जरूरी था, इसीलिए शायद इन मास्टर्स ने उनको मारने का कदम उठाया। हम उम्मीद करते हैं कि ज़ैंग की कहानी आपको पसंद आई होगी।